अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही अहम दिन है आज, और आज के इस अहम दिन के ऊपर हम बात वाओ नाइस। सो आज के इस अहम दिन के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। और ट्रेडिंग की तरफ हम बढ़ने के लिए सबसे कहेंगे जी, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो पे देख रहे हैं तो मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आज फेडरल रिजर्व के थ्रू कैसे पैसे बनाने चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। 11 बजे यानी आज होने लगा है बड़ा ही धमाल वाला दिन। और इस धमाल वाले दिन पर हमें करना क्या है? हमें करना ये है मेरे कि अब जज हमारी आज हम बहुत सारी चीज़ें भी चेक करेंगे जी। आज हम अपनी एक डिवाइस भी चेक कर रहे हैं, और हमारी डिवाइस के साथ हमारा सीन भी देखें क्या चल रहा है। उम्मीद करता हूँ जी सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ओके। और इस टाइम जो मामलात हैं हमारे, इसको हम देख लेते हैं ज़रा। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार ज़का है, और ट्रांसमिशन को जितना तेज़ से लाइक करेंगे उतना तेज़ हम काम करेंगे। बिटकॉइन की लॉन्ग की पोजीशंस खोलने की तरफ मैं जा रहा हूं, और बिटकॉइन की लॉन्ग की पोजीशंस खोलने की तरफ हम रवा दवा हैं। अब जो है ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। आज हम अपनी एक डिवाइस को भी चेक कर रहे हैं कि आज हम इस FOMC की मीटिंग पर क्या करने वाले हैं जी। जल्दी से लाइक करना है, जल्दी से लाइक करना है। बेसिकली क्या सीन है, थोड़ी डिवाइस निकाल दी वो कार्रवाई आपने। तो बेसिकली हम इसे कहते हैं, यहाँ पर हमने ये लगाया। आज हमने बहुत सारे सिस्टम को सेट किया हुआ है जी। कैसे आप लोग? आवाज़ क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है मेरे भाई, ज़बरदस्त है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, इंग्लिश के सब टाइटल्स आपके पास बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आपने ये देखकर मुझे बताना है। बिटकॉइन की एक लॉन्ग की पोजीशन मैं खोल लूँ ज़रा। बिटकॉइन लॉन्ग, ये हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा एक सिस्टम रेडी कर रहे हैं। वो हमें बताता है पंप जोन कब है, डंप जोन कब है। जो मैं करता हूँ गॉडजिला ट्रेडिंग में बना के दे रहे हैं, तो इसने हमें पंप जोन की इंडिकेशन दी है। देखें ये ऐसे अभी चल रहा है, ये भी प्रोटोटाइप है, बड़े अरसे से हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोटोटाइप है ये खुद बताएगा पंप जोन डंप जोन कब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा बॉट हमने रेडी किया हुआ है, और ये एप्लीकेशन नहीं बना सकते मोबाइल की, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो इस पे काम हुआ हुआ है, बहुत एक्सटेंसिव काम हुआ हुआ है। टेस्टिंग है अभी, जैसी होगी तो फिर ये ऐसी डिवाइस है कि बस लगा दिया। आज मैं इसके थ्रू ट्रेडिंग करने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे ना देखना पड़े। तो बिटकॉइन की एक लॉन्ग की पोजीशन $10,000 से मैं खोलने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए जी देखें मामलात क्या चल रहे हैं इस वक्त हमारे पास। स्क्रीन की तरफ आया मैं। लेवरेज ज़रा ज़्यादा उठानी है मुझे। ओहो पैसे कम पड़े हैं, लेवरेज ज़रा पैसे और ट्रांसफ़र कर लेता हूँ मैं इधर आके। अगर मैं आऊँ इधर और मैं खोल लूँ ट्रेड, सो एक टेक प्रॉफिट में लगा लेता हूँ 29,200 पे। इथीरियम और XRP पे भी नज़र होगी। ट्रांसमिशन टपा टप शेयर करनी है, रुकने का नहीं है बिल्कुल भी। जो रुकेगा खोएगा। और हमने अपने एक पोजीशन ये खोली है। हम लेवरेज ज़्यादा ले लें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ज़्यादा लेवरेज से। 20x लेवरेज ठीक है बिल्कुल। 28,560 से लॉन्ग की पोजीशन खोलिए। सही पंपिंग नहीं दे रहा ये भाई, सही पंपिंग नहीं दे रहा भाई। हाँ जी, ट्रांसमिशन पे देखिए हमारे पास क्या सूरत हाल चल रही है। बिटकॉइन की लॉन्ग की पोजीशन पे हमारे पास टाइम यहाँ क्यों नहीं आ रहा? टाइम हमारा पका है, टाइम 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 जी। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है, ट्रेड के क्या सूरत हाल है? ट्रेड क्यों नहीं सामने आ रही मेरी? ट्रेड 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 की स्क्रीन क्यों नहीं सामने आ रही? घड़ी आ गई, घड़ी आ गई, घड़ी आ गई, ट्रेड आ गई। ट्रेड 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 भी सामने आ गई मेरे भाई। ट्रेड भी फाइनली हमारे सामने आ चुकी है। दबा के आप लोगों ने ट्रांसमिशन को शेयर करना है। जितना शेयर कर सकते हैं करें, जितना लाइक कर सकते हैं करें, उतनी ही मोटिवेशन आएगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए करने के लिए। लाइक बहुत कम है, लाइक मेरे भाई बहुत ही कम है।
फेडरल रिजर्व की आज 11 बजे अनाउंसमेंट है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता क्रिप्टो का, फिर भी आपको समझ आएगा ही आएगा। फिर भी आपको आज आसान लफ्जों में बताएंगे, तफसील से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आज मार्केट जो है वो कहाँ कहाँ जा सकती है, और किस तरीके से कुछ पैसे बनते भी हैं या एम डुबो के बैठ जाते हैं। ये भी चक्कर है ना मेरे भाई, डबोने का भी चक्कर तो हो सकता है ना, कि डबो भी सकते हैं आप। तो इस पूरे मामलात में हम चलते हैं और ये ट्रेड क्लोज कर देते हैं। अभी ट्रेड क्लोज, ट्रेड में खुला रखूंगा वैसे, अभी क्लोज कर देनी चाहिए थी। खैर, सो मूविंग ऑन, सी इफ वी कैन टेस्ट समथिंग लाइक दिस। ट्रांसमिशन में भी लोग इतने ज़्यादा नहीं है ना मेरा भाई। बहुत सारी चीज़ें मुझे एक साथ देखनी पड़ती हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि मसला क्या है कि टीम जो है उसके साथ ये आ गया हमारा ये सीन। उसके बाद फेडरल रिजर्व, हाँ जी, अभी हमारे डेयर जो हमने खोल लिया है तकरीबन 4-5 मिनट पहले, जो हमने खोल लिया है। स्क्रीन पे हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर ज़बरदस्त तरीके से नज़र आनी चाहिए मेरे भाई। कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरे भाई। और माशाल्लाह से अभी हमारा $10,000 हमने की ट्रेड खोली है और $500 अभी तक उसमें बन रहे हैं। होपफुली इसको हम और जल्दी भी खींचने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश के सब टाइटल्स आपके पास क्लियर आ रहे हैं? सीसी पे ज़रा क्लिक करके देखें। I humbly request, please never copy paste trades from anyone, especially any influencer like me. You should never copy paste information. You should never copy paste any financial activity, especially if you're watching someone doing leverage trading. Only watch this as you're watching some entertainment show, like you're watching a reality show, like you're watching Ripley's Believe It or Not. If you watch something in Ripley's Believe It or Not or Guinness Book of World Record, like someone is kissing a cobra, putting his head in crocodile, you will not do it, right? In the same way, leverage trading is exactly like putting your head in a crocodile, kissing a cobra, having a strong venom. So my humble request is, please never copy paste trades. Just watch the show, enjoy it as you watch other people's show, as you watch video gamers playing game. Do not copy. I'm not responsible for your losses. I'm not responsible for your profit, because I have no idea what kind of risk management skills you have, and most important, I have no idea what kind of wallet size you have. Meaning, are you a student who only has $100, or are you someone who is not even worried if even if you lose $100? So please do not copy paste trades. Do not. Just enjoy the show. Just enjoy how things are working and try to learn this art. Without learning, because there can be an internet delay. Okay. So moving on. लाइव ट्रेडिंग तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं करता मेरी जान। लाइव ट्रेडिंग तो दूर दूर तक कोई सीन नहीं है। अभी तक हमारे पास ट्रांसमिशन के क्या हालात क्या चल रहे हैं मैं देखूँ ज़रा। सिंध से देख रहे हैं, बलूचिस्तान से देख रहे हैं, अब्दुल मजीद भाई देख रहे हैं, दुआएं चाहिए। आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम ब्यूटीफुल इटली। शान साहब, ट्रेड शोज ट्रेड है प्लीज़ उर्दू। यार नीचे देखें, इंग्लिश आ रही है लिखी हुई आप लोगों को। 11 मिनट। गुलाम रब्बानी पाकिस्तान से देख रहे हैं, ठीक है जी। इस वक्त जो है हमारे पास ट्रेड के हालात जो चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। बिटकॉइन की लॉन्ग की ट्रेड एक खोली हुई है मैंने। लॉन्ग का मतलब ये कि बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो मेरा फ़ायदा होगा 28,560 से, ठीक है। 10 मिनट रह गए FOMC की मीटिंग में, की अनाउंसमेंट में। और अनाउंसमेंट के साथ और थोड़ी सी जब तक खबरें हम देखें, ऑयल जो है वो बुरी तरह से गिर रहा है रिसेशन के डर की वजह से, और $70 से नीचे गिरा है आज ऑयल। इसके साथ अगर मैं देखूं, कॉइन बेस ने सू कर दिया है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका में। अमेरिका को सू कर दिया है कॉइन बेस, बहुत बड़ी कंपनी क्रिप्टो की, और इसने सू कर दिया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को कि भाईजान आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं चलेगा।
उसके साथ जेपी मॉर्गन ने फर्स्ट रियल बैंक कोलैप्स हो रहा है। अमेरिका के बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। हो सकता है 0.25 इंटरेस्ट रेट वो ना बढ़ाएं कि यार बहुत सारे बैंक कोलैप्स कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये एक बहुत ही स्लाइट चांस है। इंटरेस्ट रेट तो 0.25 बढ़ता हुआ नजर आएगा भी, लेकिन फर्स्ट बैंक और इतने सारे जो बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, मे बी आज वो बोले भाई हम इंटरेस्ट रेट, और नहीं, इंटरेस्ट रेट तो खैर बढ़ेगा। फर्स्ट बैंक को जेपी मॉर्गन ने खरीद लिया। फर्स्ट बैंक को जेपी मॉर्गन कैसे खरीद सकता है? जेपी मॉर्गन का कोटा पूरा नहीं हो गया था? जेपी मॉर्गन के ऊपर जो है वो तो ये था कि ये अब और बैंक्स नहीं खरीद सकता। एक मिनट, ये इसने एक और बैंक कैसे खरीद लिया? इसको शायद एक्स्ट्रा हुकूमत ने वो दिया है, जेपी मॉर्गन एक्स्ट्रा, फेडरल रिजर्व ने से एक्स्ट्रा वो दिया है क्या? देखो ना, ये जेपी मॉर्गन को उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक्स्ट्रा हम आपको दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा, आपको हमने फैसिलिटी दे दी है, आपको हमने एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है कि आप ये कर सकते हैं। ओके 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 ओके, क्या बात है जी इनकी। जेपी मॉर्गन ने एक और बैंक खरीद लिया। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। फर्स्ट बैंक इस तरह गिर रहा था, इस तरह बहुत सारे एक और बैंक है वो भी गिर रहे हैं दबा के। जितने बैंक गिरेंगे गोल्ड की प्राइस में आपको ऊपर जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि लोग पैसा उठा के गोल्ड की तरफ लाएंगे। और 2008-2009 में भी इसी तरह का रिसेशन चल रहा था। तो फेडरल रिजर्व की अभी अनाउंसमेंट आने वाली है, तकरीबन 6 मिनट रह गए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 29,200 तक जाएगा एक स्ट्रेट पंप, फिर नीचे आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट, और डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो फेडरल रिजर्व है वो करता है। अगर आपने इसकी तकरीर खुद सुननी है, मेरी बातें नहीं सुननी, तो आप बिल्कुल यहाँ जा सकते हैं, फेडरल रिजर्व लाइव लिखें, कोई भी ये लिखकर आप ये देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बेशक आप गोल्ड के ट्रेडर हैं, स्टॉक के ट्रेडर हैं, कोई भी आप ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी आपका सीन है, तो आप बिल्कुल इधर इनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। थोड़ा हम स्लो स्लो चलेंगे, क्योंकि मुझे उसकी बात भी सुननी है कि भाईजान क्या फरमा रहे हैं। तो इतना ट्रेडिंग के अंदर मेरा ध्यान नहीं होगा कि मैं ट्रेडे भी चल रहा हूँ और वो बाकी चीज़ें भी कर रहा हूँ। सो ये वाली चीज़ जो है ज़रा वो चल रही होगी। ट्रेड अभी जो है, एक मिनट में देखूँ ज़रा, ठीक है जी, लाइव। और अभी तक हमारे पास लाइक सिर्फ 600 या 2000 से ऊपर लोग देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम हजरात से, दबा के आपने जो है क्लिक करते जाएं, क्लिक जितना करें उतना अच्छा है। FRB जेपी मॉर्गन ने किया, और FRB फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को किया, लेकिन जेपी मॉर्गन के पास वो ख़त्म हो गया था, इसलिए ख़रीद नहीं सकता था, इसको एक्स्ट्रा वो इनको सहूलत मिली है। ये हमारी लॉन्ग की ट्रेड अभी ठीक चल रही है। और अगर मैं आऊँ, हमने लॉन्ग की ट्रेड खोली है तकरीबन कोई 11 मिनट पहले, आई थिंक 11 मिनट पहले, या 11 मिनट पहले की ट्रेड है। हम बड़ा काउंट कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट आएगी फौरन बना के बाहर मेरा भाई। XRP और उस पर मेरी नज़र, ये इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, इथीरियम, इस पे नज़र, इथीरियम पे नज़र, XRP पे भी नज़र है हमारी। पैसे नहीं थे पहले, यहाँ $9,000 आ रहे थे, इसको हमने फिर ज़्यादा कर लिया, इसको 10,000 हमने इथीरियम पर अपने सेट कर लिए। यार इंग्लिश की ट्रांसलेशन आ रही है? टीम मेंबर्स हमारे ज़रा देख के बताना, इंग्लिश की ट्रांसलेशन जो नीचे आ रही है वो कैसी आ रही है, क्योंकि हमने एक AI के टूल को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। एक तो यूट्यूब खुद करती है ना ट्रेडिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होता है। मैं चाहता हूँ PTV स्टेशन पे इस तरह आने देते। जो बंदा भी बिटगेट की डेमो ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना पा रहा, वो कभी भी अपने रियल पैसे से पैसा नहीं बना पाएगा। और जो बंदा भाई की बात नहीं सुन रहा, उसने हमें सिग्नल, आज ये सिग्नल देने वाली मशीन हम तैयार कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, सिग्नल देने वाली मशीन है। और बेसिकली जितनी बातें मैं करता हूँ, क्योंकि मैं तो टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं ट्रेड खोलता, सही है, तो जो मेरे फॉर्मूले हैं बिट नोट के,
तो ये कनेक्टेड है भाईजान बिट नोट के साथ। इसके ऊपर सीधा सीधा सामने आ रहा होगा कि भाईजान लॉन्ग खोलो या शॉर्ट खोलो। अभी देखते हैं ये बताती है नहीं बताती। बी पे बजा रही है, इसको आवाज भी आनी चाहिए, बिटकॉइन लॉन्ग बिटकॉइन शॉर्ट। इस पे हमने बहुत मेहनत की है। अब आते हैं हम ओ शॉर्ट पोजीशन कह रहा है ये तो भाई कि लेट्स लेट्स शॉर्ट नहीं, हम देखते हैं कि कीमत नीचे जा रही है कि नहीं जा रही। इसने कहा शॉर्ट, कीमत नीचे जानी चाहिए अब, ठीक है। हमने वो ट्रेड नहीं बंद की, ठीक है। और बस अब हम ये देख रहे हैं कि इसने कहा शॉर्ट की पोजीशन, तो ये शॉर्ट की पोजीशन बन गई थी। नाइस यार, ऑल्दो मैंने पोजीशन खोली नहीं, लेकिन इसने जैसी ही वार्निंग दी कि शॉर्ट की पोजीशन खोलो तो शॉर्ट की तरफ मार्केट गिरने ही लगी थी। हमारे पास जो है, मैंने ट्रेड नहीं बंद की, मैं बिकॉज चेक कर रहा हूँ, तो मैंने तो ऐसे नॉर्मल खोली हुई है। जब ये प्रॉफिट में तब भी नहीं बंद की थी। सो आई थिंक हम 3 मिनट रह गए हमारे पास। हमारी नज़रें सारी, अच्छा शॉर्ट की कितनी आला पोजीशन इसने बताई थी, ये देखें आप कि कहाँ से अगर मैं शॉर्ट खोल लेता उस वक्त तो कहाँ से गया नीचे टक करके, और ये प्रॉफिट यहाँ बुक था। अच्छा जी, ये तो अभी हमारी चल रही ट्रेड, हम आराम से करेंगे क्योंकि तकरीर सुननी है जो 11 बजे अनाउंसमेंट होगी। 11 बजे अनाउंसमेंट होने के बाद हम वेट करेंगे कि वो जो तकरीर करने आ रहे हैं उसके ऊपर क्या सीन है। तो चलेगी ट्रांसमिशन आराम आराम से, रिलैक्स होके। हमारी नज़रें हैं इस वक्त डॉलर के चार्ट पे। डॉलर का चार्ट अभी नीचे, मिनी S&P भी नीचे, बिटकॉइन को ऊपर आना चाहिए अब यहाँ से। यस, ऐसे हमने आपको बताया था कि ऊपर आना चाहिए, उसी वक्त कैंडल ने ग्रीन का एक धमाका किया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे हमने कहा कि बिटकॉइन को भी ऊपर जाना चाहिए, मशीन को भी पंप बोलना चाहिए ओपन लॉन्ग पोजीशन। नहीं बोला, इसका मतलब मशीन अभी टेस्टिंग पे रहेगी। 1 मिनट रह गया है नाजरीन और नाजरीन, 1 मिनट रह गया है बिल्कुल। FOMC की मीटिंग पे 1 मिनट रह गया है। ट्रेड में जब, अब देखो लाइक में मजा नहीं आ रहा, सिर्फ हमें 1,000 लाइक मिले और 2900 लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ सारे लोग जरा लाइक पे हाथ करें, टक 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 टक, और शेयर करते जाएं। अच्छा, जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके कमेंट सामने आएंगे। देखें, अगर आप अभी आप कमेंट नहीं कर पा रहे ना, ये कमेंट अभी क्या होगा, हम इसको बंद भी कर देंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा वही ट्रांसमिशन देख सकेंगे, उन्हीं के कमेंट सामने आएंगे। अभी हमने पहला फेस किया कि आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो देखें कमेंट नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं पहले सब्सक्राइब करो। तो इस यूट्यूब को हम सब्सक्रिप्शन बेस पर ले जा रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा वही हमारी लाइव ट्रेडिंग देख सकेंगे। इसको भी बोलना चाहिए था लॉन्ग। ये देखो, जैसे मैंने अभी आपको कहा था जब ये रेड पे था, जब मैं वहां से आया तो मैंने कहा अब इसको पंप लेना चाहिए। वो पंप तो ले लिया, हमारी मशीन को भी बोलना चाहिए था। इसने बीप बजाई, डबल बीप का मतलब है कि लॉन्ग खोलो। तो मैंने भी वो ट्रेड बंद नहीं की हुई, वो मेरी चल रही है ट्रेड, और यहाँ से उठाते हुए हम इसको लेके जाएंगे। अभी अभी ग्रीन हो जाएगा जानी। चल मेरा भाई, डबल है 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 डबल है। इथीरियम को भी हम लॉन्ग कर देते, भूल गए। यस यस, इथीरियम लॉन्ग, इथीरियम लॉन्ग, ओपन लॉन्ग पोजीशंस, ये हमने खोल दिया इथीरियम। इथीरियम भी खोल दिया हमने मेरा भाई, और हमने XRP भी खोल दिया। XRP गया, इथीरियम गया। अब ये वॉलेटिलिटी से हम खेलना होगा हमें। 1 मिनट, ओड़ी XRP का है, आई मिस्ड XRP। XRP ओपन लॉन्ग पोजीशन जाने मन खोल रहे हैं। XRP मैंने कैसे मिस कर दिया?
क्या आया भाई इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट क्या आया मेरा भाई? क्या वोलेटिलिटी चल रही है, टापा टप टापा टप। XRP डाउन। ना शॉर्ट पोजीशन अभी नहीं, एक मिनट। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है इंटरेस्ट रेट इन्होंने। नाउ लेट्स वेट कि वो किस तरह बात करते हैं। हमारे पास कहाँ गया भाईजान BTC का? ओए होए होए ओए होए 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 होए, विक मिस कर दी मैंने। 25 बेसिस, ये देख, ये विक मिस हो गई। यहाँ क्लोज करना था ट्रेड, इतनी तेजी से चल रहा था, फौरन क्लोज करना चाहिए था। वक्कार भाई क्या करते हैं आप? चलो चलो डबल है। विक, असल चीज थी विक के ऊपर, वो बातों में लग गया। ये असल में इस ट्रेड ऐसी होती है कि उसी टाइम इन आउट करना होता है। चलो चलो अभी भी जाएगा। XRP मिस हो गया, कोई नहीं, दोबारा ट्रेड करते हैं। वेट, BTC को क्लोज कर देना चाहिए यहाँ पर। BTC क्लोज। मेरे पास इंटरेस्ट रेट के ऊपर आते हैं भैया, क्या हमारा भाई क्या बोलने लगा है ये देखेंगे, और इसके साथ साथ ट्रेड खोलने की कोशिश करेंगे। और फेडरल रिजर्व ने 0.25% इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है। जरा पढ़ लें भाईजान। अच्छा, एक्सपेक्टेड ही आ रहा है अभी, पूरी वो खबर लिखी हुई आई नहीं है। लेट्स टेस्ट द मशीन। BTC की वोलेटिलिटी रुक नहीं रही। एक हल्का सा पंप तो तेजी से आना चाहिए। ट्रांसमिशन को सिर्फ 1600 लोगों ने शेयर किया, जल्दी से 3000 करना है तो मैं तेजी से ट्रेडिंग करने लग जाऊंगा मेरे भाई। फॉर द टाइम बिंग तो आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि गोरे तो लाइव करते हैं, पाकिस्तान में कोई चक्कर नहीं है। तो अगर आज वकार ज़का ने ये ट्रेंड सेट कर ही दिया तो इंशाल्लाह कल बहुत सारे लोग इस तरह ट्रेड कर रहे होंगे, मुझे खुशी होगी जब कर रहे होंगे लाइव। यार मेरे पास ये बस मार्केट ने थोड़ा सा जो पंप लेना था ले लिया। एक्सा आगे बढ़े, हमारे पास डॉलर का चार्ट क्या कह रहा है। डॉलर भाई ऊपर जा रहे हैं तो वो अब BTC को मिनी S&P भी ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए सॉरी। अब यहाँ से ऊपर गया तो इसको नीचे आ जाना चाहिए। रेड शुरू, मिनी S&P रेड, रेड। अभी बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है मेरे भाई। इतना मजेदार वो पंप नहीं हुआ आज एक ही जगह रुका हुआ है आज, इन्होंने कुछ चक्कर किया है। लेट्स वेट एंड वॉच। तकरीर शुरू करने के लिए हम वेट कर रहे हैं अब डॉक्टर साहब की तकरीर का वेट। तकरीर में जो बातें हो रही होंगी उस हिसाब से ट्रेड लॉन्ग शॉर्ट की खुल रही होंगी। अल्लाह, नहीं उतना पंप नहीं हुआ जितना एकदम घूमनी चाहिए थी, उतना कुछ भी नहीं हुआ अभी। यूजली इस टाइम पर टक करके रॉकेट बनता था 29,000 का, लेकिन नहीं बना उस तरह से। तो इसका मतलब इन्होंने रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कहां तक इसने मारा,
28,800 के आसपास गया। ज़्यादा जो चक्कर हमें ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यूएसडीसी जो है, सर्कल का जो यूएसडीसी कॉइन है, सिलिकॉन बैंक वगैरह से उसके साथ चल रहा था, क्योंकि इनको चाहिए होता है स्टेबल कॉइन को कि हर वक्त ट्रांजैक्शन हो, कोई कैश आउट कर रहा हो, कुछ करे, लेकिन बैंक तो ऐसे नहीं करते। अब इन्होंने क्या किया कि क्रॉस रिवर एक बैंक है अमेरिका में, उसके साथ यूएसडीसी वालों ने समझौता किया। तो यूएसडीसी वालों ने जो समझौता किया, ठीक है, FIFDIC ऑर्डर अगेंस्ट क्रॉस रिवर इज अ वार्निंग ऑन फिनटेक अलायंस। तो अमेरिका ने अब इनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया क्रॉस रिवर बैंक पे के भाईजान आप ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। और ये सब नहीं करने की वजह से यूएसडीसी के लिए प्रॉब्लम आएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 24 घंटे तक ट्रांजैक्शन होती रहे। आप बैंक में क्या करते हैं, बैंक में जब पैसे डालते हैं तो होता ही है ना कि बैंक वाले थोड़े अरसे के लिए कहते हैं कि नहीं भाईजान अभी ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, अभी ऐसे नहीं ऐसे करो, अभी रुकना है आपने। तो इसका चक्कर क्या होता है, बेसिकली ये लोग ये देखते हैं कि किसी भी तरह जो फेड नाउ है, फेड नाउ एक सर्विस शुरू हो रही है अमेरिका में, जो फेडरल रिजर्व शुरू कर रहा है कि बैंक 24 आवर आपके पेमेंट्स को प्रोसेस कर सकेंगे। तो फेड नाउ ये चाहता है कि भाईजान ये काम हम कर रहे हैं तो ये क्रॉस रिवर क्यों कर रहा है, यूएसडीटी क्यों कर रहा है? तो जो क्रिप्टो में होता है ना कि फॉरेन पेमेंट गई फॉरेन आई, अब वो यहाँ ये शुरू होने वाली है। इस वजह से वो क्रिप्टो के जितने भी बैंक्स हैं जो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं 24 आवर पेमेंट के लिए, उसको कह रहे हैं भाईजान आप नहीं करें ये सब कुछ। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि जैसे चाइना में क्या हुआ था, चाइना ने पहले बिटकॉइन को बैन इसलिए किया था ताकि वो डिजिटल युआन को टेस्ट कर ले। अब आहिस्ता आहिस्ता हांगकांग ने खोला, बाकी अब चाइना भी आहिस्ता आहिस्ता कहेगा हाँ जी ठीक है आप आ जाओ। अमेरिका को भी अपने सीबीडीसी को यानी अपने डिजिटल डॉलर को टेस्ट करना है, लेकिन वो बैन नहीं कर रहे। वो कहने चाहिए क्रिप्टो चलने दो, लेकिन इतनी टाइट सिचुएशन कर दो, इतना सख्ती कर दो कि लोग जरा बिटकॉइन से भागें। लेकिन जो वो बिटकॉइन में बिलीव कर रहे हैं वो कह रहे नहीं हम नहीं भागते भजन, हम रुकेंगे। 30% टैक्स जो है इलेक्ट्रिसिटी पर लगा दिया है, ये भी बड़ी एक न्यूज़ है कि ये प्रपोज किया है, लगा नहीं है टैक्स अभी। एक मिनट, ये भी बड़ी एक खबर है। 30% टैक्स, 30% टैक्स ऑन बिटकॉइन माइनिंग। हाँ ये रहा, 9 घंटे पुरानी खबर है। 9 घंटे 2 घंटे पुरानी खबर है। व्हाइट हाउस कह रहा है कि अभी 30% टैक्स लगाओ जो भी माइनिंग कर रहा है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये भी प्रपोज हुआ है। जो बाइडेन कह रहा है भाई 30% आपको लगाना है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह रहे हैं कि 30% कह रहे हैं, बट लेकिन क्या ये लगा सकेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर से पैसे बना सकें, ये बड़ी ज़रूरी है। तो अब हम जो मैं देख रहा हूँ अभी टारगेट, थोड़ा सा ये तकरीर तक चलेगा, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ 29,000 पे क्लोज करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। 29,000 पे क्लोज करने की तरफ जाऊँगा मैं, उससे पहले नहीं। और इथीरियम का कहाँ गया ट्रेड मेरा? इथीरियम का ट्रेड भी खुला रखूंगा, जब वो 29,000 तक जाएगा तो इसको फिर क्लोज करूंगा। या अब ये थोड़ा स्लो स्लो टुक 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 करके चलेगा, लेकिन लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि तकरीर में अभी टाइम बाकी है। तो तकरीर पे हम रुकेंगे और अपने इस टारगेट को हम सेट करके लगा देते हैं। अल्टीमेटली लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोडिक्शन हमारी बिल्कुल ठीक निकली है। अगर आपको याद हो कि हमने कहा था 19 अप्रैल को मार्केट गिरेगी और उसके बाद 3 मई तक जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं आता तो 30,000 से ऊपर नहीं जाती। 30,000 टच करके वापस आई, लेकिन 30,000 से ऊपर नहीं गई, ठीक है। ये अगर आपने देखा हो तो आप जरूर यकीनी तौर पे, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसी ट्रांसमिशन में आप जाके देख सकते हैं दोबारा। इसी ट्रांसमिशन में जो है हमने वहाँ पर बिल्कुल आपको मिल रहा होगा। फेडरल क्या करेगा इस बार, अप और डाउन, विच वन टू बाय राइट नाउ? सर ये जो सवाल है कि विच वन टू बाय, ये दिखा रहा है कि आपको नहीं आता और आप कह रहे हो यार मेरे पास ये पैसे है, मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये क्यों आपको लगता है कि ये सिर्फ ऐसे है कि बस कॉइन बता दो मुझे। अब आप कहेंगे यही तो है, कॉइन ही तो होता है ना, कॉइन ही तो खरीदना है। अम, तकरीर शुरू कर दो मेरे भाई।
हमारे पास 11:25 पे एक प्री पंप आना है। अच्छा देखो, अभी हमारे पास जो ये ट्रेड्स मैंने बंद नहीं की ना, मैंने प्रॉफिट उस वक्त बुक किया कि ताकि मैं दिखा सकूं कि वॉलेटिलिटी कितनी देर से चल रही है। एक बीटीसी है, इसको 11:27-28 पे जब तकरीर शुरू होनी उससे पहले हल्का सा एक पंप आना चाहिए इसमें, ठीक है। इथीरियम के ट्रेड में भी आना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, एंड आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, सो प्लीज डू नॉट कॉपी पेस्ट दीज ट्रेड्स। डॉलर को गिरना चाहिए, अब डॉलर गिरना शुरू, और मिनी S&P को ऊपर जाना चाहिए। मिनी S&P को यहाँ से नहीं नहीं घूमेगा घूमेगा, इसको ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये देखो ना डॉलर नीचे, मिनी S&P वहीं पर अटका हुआ है। हाँ ग्रीन हो जाएगा ये, कोई मसला नहीं है। और BTC ऊपर, तो डॉलर नीचे, BTC ऊपर, थोड़ा सा और इसको धमाका करना चाहिए। तकरीर में हमारे पास कुछ टाइम रह गया है। इस वक्त जी कौन 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 कहाँ कहाँ से देख रहा है? क्रिप्टो है सबर का गेम। अभी जैसे लोग देख रहे होंगे अबे यार कोई एक्शन दिखा, कोई ये वो नहीं होगा। इजी इजी बॉयज। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा, थोड़ा सा बातें कर लेना, अभी बीच में हमारे पास तकरीर में टाइम है, थोड़ी मालूमाती बातें और ये सब चलनी चाहिए। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम द ट्रेंड सेटर इन पाकिस्तान। मुझसे पहले कोई भी ये लाइव शाइव करता नहीं था। आई होप अब आधे आधे लोग इधर शिफ्ट होना शुरू होंगे। अब आप ये देखें, जो चीज़ मैं कह रहा था, ये देखें आप सर, ये चेक करना है आपने, ये हाइड्रो पावर का सेटअप माइनिंग का मैंने हुकूमत के लिए लगाया, सब कुछ किया, रोना धोना मचाया, भाई करने दो, ये सारे सेटअप लगाए कि भाईजान हमें ये करने दो, ये माइनिंग मशीनें लगाई अप नॉर्थ में जाके, ठीक है। और मैं बोल रहा था, बाज गधे बेवकूफ़ ये समझते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है ना वो माइनिंग मशीनें अपने पैसों से लगाएगी। और भाई हम लगाएंगे, हुकूमत का फ़ायदा होगा, हम बाहर के जो लोग हैं उनको कहेंगे हाइड्रो पावर से आके लगाओ। और मैंने हमेशा कहा कि हम अपना एक्सचेंज लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि उस एक्सचेंज से फीस कट के किसको मिले? पाकिस्तानी हुकूमत को मिले। ये वकार ज़का के सुपर आइडियाज़ हैं, जो पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन से आप बुला लें। अब आप देखें वही काम कौन कर रहा था, छप्पड़ में पता चला है। अब ये देखें, भूटान एक मुल्क है, भूटान ने कितने 500 मिलियन फंड, $5,000 का बिटकॉइन है, तब से चुपचाप भूटान जो है वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है हाइड्रो पावर पे। भेड़ चोत, गाली देने का दिल करता है, दल्ले बड़वे यार। मतलब मैं बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में इससे ज्यादा डम फक नहीं देखी होगी हुकूमत, कि इमरान खान को बोलते रहे, उससे पहले हम PMLN को बोलते रहे लगाने दो मशीनें, हुकूमत के पास पैसे आएंगे। ये देखो बहन चौदह भूटान की इकोनॉमी पे कैसा असर पड़ेगा। $5,000 का था बिटकॉइन, तब से बहन चौथ वो माइनिंग कर रहे हैं, आज पकड़े गए हैं, वो बताते नहीं थे किसी को। और मैं जब $268 का तब से भौंक रहा हूं, भेड़ चोत लगाने दो, दल्ले नहीं लगाने देते, हराम खोर बड़वे ना ना अहल। मैं बताऊं, ये करप्शन में भी ना अहल है। और ये पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन बैठे हैं ना, इनको करप्शन भी करनी नहीं आती, ये करप्शन में भी पकड़े जाते हैं। और दुनिया में इतनी बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं पूरे, यार गुस्सा नहीं चढ़ेगा? मैं मुल्क के, मैं अदालत जा रहा हूं, मैंने क्या ये भौंका है कि बिटकॉइन में पैसे लगाओ? मैं कह रहा हूं हाइड्रो पावर की मशीनें हमें लगाने दो। जब 268 का था, 268 का, आज हमें जाना पड़ता, हुकूमत किसी के पास जाना पड़ता, हमें IMF के टट्टे उठाने पड़ते हमें, टल्ले कहीं के। पूरे मुल्क के अंदर कह रहे थे वकार ज़का गलत बोल रहा है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? भूटान बहन चो तब आगे पड़े कहीं के टल्ले। यार मैं आपको बताऊं, गाली ही निकलेगी ना, और क्या निकले इन बड़वों के लिए? चोद, सारा बहन चोद मुल्क की तकदीर ऊपर चली जाती। यार भाई एक मिनट, ये देखो,
ये मैं वीडियो में ये पैसे भैंचोद मैंने अपने पैसों से लगाए हैं, ठीक है, कि भाई इनको समझ आ जाए क्या चीज है। ये मशीनें लगा रहे हैं हम लोग भाई, कि भाई हमें प्लीज आप हमें ये हाइड्रो ये भैंचोद जाके वो ख्वार हुआ हूं मैं कुत्ते की तरह। ये देखो, ये जाके बाय सिर्फ अपनी गाड़ी बंगले मल्टीप्लाई करने के लिए आप इस मुल्क में नहीं आए तो। अबे भाई मकसद देखो ना, ये जो मतलब, अब अच्छा मेरा आइडिया भी इनको समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रहा था। हाइड्रो पावर के थ्रू माइनिंग मशीनें लगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं लगा देता हूँ, और साहब यहाँ हुकूमत को लगानी चाहिए, नहीं लगाई, बल्कि मेरी मशीनों की भी माँ बहन एक कर दी, ठीक है। अब मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ, भूटान ने कब माइनिंग शुरू की है? जब $5,000 का, चुप करके, ठीक है। वकार जका आइडिया कब लेकर गया है? ठीक है, वकार जका कब आइडिया लेकर, इधर आओ इधर, ये देख, ये देखें आप, ये देखो, $8। अब बिटकॉइन के बारे में काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं अभी आपको बताने लगा हूँ बिटकॉइन है क्या चीज़। ये डिजिटल करेंसी है, साइबर वर्ल्ड में इसको यूज़ किया। ये देखें भाई, ये किसी ने मेरी वीडियो अपलोड की हुई है 7 साल पहले, ठीक है, $268 का था। उस वक्त मैंने कहा बिटकॉइन की माइनिंग मशीनें लगाने दो मुझे केपीके में। 3 साल लड़ता रहा, इमरान खान की हुकूमत आई, मैंने कहा अब लगाने दो भाई, नहीं लगाने दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से जियाउल्लाह बंगस से मैंने बोला भाई लगाने दे, मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, मैं कहीं और भी ये मशीनें लगा सकता हूं, ले लो मुझसे, मैं तुम्हें दे रहा हूं, मुझे मत दो इसका प्रॉफिट। मशीनें लगाई हाइड्रो पावर के थ्रू, कहने लगे ये बेकार है, ये बेकार है सब कुछ। ये देखो, अब भूटान की ये खबर अब आई है सामने, फट के हाथ में आ गई पूरी दुनिया की कि इतने बिटकॉइन पड़े हुए भूटान के पास। ये लो, ये लो, हिमालय में वो 500 मिलियन का और लगा रहा है, और आगे क्या लिखा हुआ है? हाइड्रो पावर। और कैसे आइडिया देता भाई मैं, कब की खबर है ये पढ़ो, May 1 की। और मैंने क्या आइडिया दिया था बताना जरा। नहीं मतलब तप नहीं चढ़ेगी ना, आवाम साथ खड़ी हो रही थी, ना कोई और हो रहा था, ना मैंने किसी को कहा प्रोटेस्ट करने हो, मैं अदालत जाके लड़ रहा हूं, ठीक है, अदालत जाके लड़ रहा हूं। जरा सा मेरी तकलीफ सुन लो 1 मिनट के लिए, ठीक है, फिर ट्रेड करते हैं। तकलीफ होती है ना, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो पाकिस्तान के बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट आइडिया नहीं दे पा रहा था, जो पाकिस्तान का बड़े से बड़ा कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं दे पा रहा था, वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह वकार ज़का ने दी, ठीक है भाईजान, देते हुए दिखाई, और आपके सामने है, ठीक है, आपके सामने है, आपके सामने ही है ना मेरे भाई। क्या टाइम हो गया? 25 होने वाले, पंप आएगा, आओ बेटा आओ, ये लो। अभी इसके ऊपर आप ये सोचें भूटान, ये यार आप रखो ना, आप ये जाके न्यूज वालों को बताओ, ये वकार ज़का ने जो आइडिया दिया, छापो ना न्यूज, छापो न्यूज। ये भूटान में $5,000 का था, मैं $268 से कह रहा हूं करने दो यार। कोविड के अंदर जब फिर बिटकॉइन 5,000 पे था, तब मैंने कहा मुझे करने दो भाई, नहीं करने दिया, नहीं करने दिया, ना करने दो भाई। पाकिस्तान की आवाम भी, अबे वकार ज़का को थोड़ी कुछ आता है, अबे जो आइडिया मैं दे रहा हूं वो क्या है? हमें अभी भी क्रिप्टो का एक्सचेंज पाकिस्तान से लॉन्च कर दे दो, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है, इसी तरह पाकिस्तान क्रिप्टो बोर्ड होने दो। उस क्रिप्टो बोर्ड की वजह से हम क्या करेंगे, जो फीस कटेक के आएगी वो मिलेगी। ये आइडिया है मेरा, हाइड्रो पावर की मशीनें लगाने का आइडिया है। ऐसे ऐसे एक वो समा वाला था, समा वाला मुझे कहता है नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं ना, समा का एक न्यूज वाला है, कहता है आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बिटकॉइन में पैसे लगाते।
हुकूमत पैसे, मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत पैसे लगाए, मैं हाइड्रो पावर की मशीनें बता रहा हूं, मैं एक्सचेंज लाने की बात कह रहा हूं। यार अब आप सोचो, कोविड में मशीनें लग जाती, आज भूटान, हमें यार चूतिया लीडरों को फॉलो कर रहे हो। चूत, ब्लड प्रेशर मेरा शूट करा दिया। जो आइडिया हमने दिया, कह रहे ये कोई मुल्क माइनिंग मशीनों में थोड़ी आएगा, ये भैन चो भूटान चूतिया है। नहीं, ये चूतिया है। $5,000 से माइनिंग मशीनें मिलियंस ऑफ डॉलर की लगा के कितना पैसा उन्होंने छाप लिया होगा, कितने बिटकॉइन उनके पास पड़े होंगे। सोचो, पाकिस्तान से भैन चो भूटान के पास पड़े होंगे। और मुल्क का कर्जा उतारने का आइडिया क्या देता हमें बताओ। अच्छा, ऐसे ऐसे ढक्कन कह रहे आप आइडिया ये दे रहे हैं कि आप अपने बिटकॉइन दे देंगे। हम, मैं क्यों दूंगा बैंड बिटकॉइन अपने, मैं क्यों दूंगा बिटकॉइन अपने। कह रहे नहीं, आपने बिटकॉइन $200 पे खरीदे हुए, मैं क्यों दूंगा पाकिस्तान को बिटकॉइन। भाई मैं आइडिया दे रहा हूं कि माइनिंग मशीनें लगेंगी तो बिटकॉइन आएगा ना। ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट खोली हुई हमने। अब देखो, मैं एक चीज दिखाता हूं। अबे ये अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहते। एक मिनट, ये न्यूज देखना, सिर्फ न्यूज देखनी है आपने, सिर्फ न्यूज देखनी है। क्या खूबसूरत न्यूज है। मैंने केस फाइल किया, मैं गया, लिखना चाहिए था वकार जका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जबरदस्त। वो अदालत गया और उसने लीगल करवा दिया। खबर क्या है, खबर देख, डॉन की, डॉन की खबर है, स्टेट बैंक नेवर डिक्लेयर्ड क्रिप्टोकरेंसी इलीगल, सिंध हाई कोर्ट टोल्ड। अबे क्या सिंध हाई कोर्ट ने डॉन न्यूज को कॉल की थी, अस्सलाम वालेकुम, हम आपको बताना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। अबे ये केस फाइल किया है ना, ये सिंध हाई कोर्ट ने खुद फोन करके बताया। कोई किसी ने पिटीशन फाइल की होगी, कहीं एप्रिसिएशन नजर आ रही है? नहीं। अब जरा नीचे आओ, ये देखना भी, नाम क्या डाला भाई मेरा, वो इतना सा नाम डाल दिया। पढ़ो इसको, सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो। अबे ना कोई एप्रिसिएशन देते हैं टेक्नोलॉजी पे, ना कोई उसकी न्यूज बनाते हैं, छोटा सा नाम लिख दिया। ये भी नहीं बता रहे कौन सा वाला वकार ज़का, कि अमजद पान वाला है, जो अमजद पान वाले के साथ जो बैठा है वो वाला वकार ज़का है। अबे मैं स्टेट बैंक के नोटिफिकेशन के खिलाफ गया, अदालत से फैसला लिया, कोई अप्रिसिएशन नहीं। यार ये हेडलाइन ये बनती है, आप बताओ मुझे, ये हेडलाइन ये बनती है? हेडलाइन में वकार ज़का नहीं होना चाहिए? या मतलब ये हेडलाइन कैसे बन सकती है कि सिंध हाई कोर्ट ने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी, स्टेट बैंक ने कभी इसको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया। ओ भाई, वकार ज़का ने केस फाइल किया, ये किसी ने पिटीशन फाइल की तो हुआ, या खुद ब खुद हो गया होगा ये मुझे बताओ। ये लो, पंप आ गया, बहन चोद, 25 मिनट पे आना था। ये लो, इथीरियम भी प्रॉफिट में, बुक करो प्रॉफिट। तल्ले एक नंबर के। इतना मुझे गुस्सा है ना, जो इमरान खान के अंदर घुसे हुए होते हैं, नवाज शरीफ के अंदर घुसे हुए होते हैं, क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी के पीछे जा रहे हैं, इधर बैठ के तुम्हारा बाप आइडिया दे रहा है वो नहीं सुनना। मैं भी पागल हूं, मुझे गायब हो जाना चाहिए इस दुनिया से, चुपचाप अपना पैसा बनाना चाहिए, जानबूझ के यहाँ इस कौम के आगे कर रहे हैं। कौम में भी तो लोग ऐसे बैठे, अबे इसका अपना फायदा है माइनिंग मशीनों में। सारा चांस मिस कर दिया बहन चो दिनों ने। बुक कर लो प्रॉफिट, फिर बोल रहे हो कि हमने इथीरियम की ट्रेड खोल ली थी आपके बोलने में, तो बुक कर। अब मैं नहीं करूंगा बुक, मैं धंपा चलाऊं ट्रेड, तू तो बुक कर ले। देखो अब, नहीं बुक थोड़ी करेंगे भाई, बुक थोड़ी करेंगे, खुले रखेंगे, जैसे इसी एक ट्रेड से मालिक रियाज बनेंगे। क्या यार, कसम खुदा की, सारा मूड खराब कर दिया भूटान की खबर ने। हम केपीके में जाके पानी यूज कर रहे थे कि भाई हमें ये करने दो, अब ये खबर का स्क्रीनशॉट लेके, अच्छा आज कोई ये न्यूज वाला ये खबर नहीं चलाएगा कि वकार ज़का जो आइडिया दे रहा था, जिसको सारे कह रहे थे अबे पागल हो क्या, हुकूमत माइनिंग मशीनें क्यों लगाएगी, हाइड्रो पावर की मशीनों से क्या होगा, $5,000 का बिटकॉइन चल रहा था, क्या होगा क्या। अबे मैं तो $268 पे कह रहा था। चलो वो भी नहीं सुना उस वक्त, चलो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, डिजिटल पाकिस्तान का नारा मारने वाले इमरान खान साहब ने क्यों नहीं सुनी ये बात। अबे यार सोच, इसके बाद कितने बिटकॉइन जमा हो गए होंगे। हमारे पास आज 5,000 रुपए किया होता, अगर बिटकॉइन गिर भी रहे तो $28,000 पे फिर भी आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ता। इस तरह कर्जा उतारना था मैंने। चलो खैर, मुझे खुशी ये तो है कि जो आइडिया वकार ज़का दे रहा था, आज वो दुनिया के मुल्क अडॉप्ट कर रहे हैं कि हाइड्रो पावर पे माइनिंग मशीनें लगा के बैठे हुए।
जबरदस्त। अपन तो इसी पे खुश है भाई कि अपन ठीक था, बाकी ना सुनो। मैं तो आज से इस पे आ गया, ना सुनो, दफा हो मेरी तरफ से। चोदना अप्रिसिएशन देते हैं, गाली भी देते हैं, जलील भी करते हैं, गलत भी समझते हैं। ये लो 11:25 पे पंप था, आ गया। अब बुक कर ले, प्रॉफिट कब करेगा? चोद। हमारे पास अभी तकरीर शुरू होने वाली है। अच्छा, अभी ये होगा ना कि अगर मेरा आइडिया गलत होता, फिर ये कमबख्त क्या करते, फिर न्यूज छपती, वकार ज़का ने चूतियापे का आइडिया दिया था। अरे लेकिन भाई, मजा तो यही है ना कि आइडिया भाई का कैसा हुआ। अभी तकरीर शुरू होने वाली है, कोई बोले वकार ज़का वजीर आजम, बोलना भाईजान उसका, उसने तो प्लान दे दिया था ना, शौकत तरीन दे सका ना, असद उमर तुम्हारा दे सका। क्या प्लान है इनके पास? कैसे लाएंगे पैसा? कैसे? अब तो मैं अपने आइडिया छुपा के रखूंगा, देने ही नहीं चाहिए, देने ही नहीं चाहिए। छुपाओ जब तक हुकूमत नहीं आती। बनाओगे वजीर आजम तो ठीक है, नहीं बनाना ना बनाओ। मेरे वजीर आजम बनने में मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों का फायदा है, क्योंकि तुम लोगों के पास जितने लीडर हैं, घंटा घंटा फारिग। अभी देखो एक मिनट भाई, आप प्राउडली कह सकते हो कि हमारा बंदा टेक्नोलॉजी मूवमेंट का चेयरमैन, उसने मुल्क में ऐसा ब्रिलियंट आइडिया जब दिया था कि भाईजान आगे माँ बहनें हो जाएगी इन्फ्लेशन से, आगे आप लोग अभी से बिटकॉइन की माइनिंग करने दो। आइडिया ये कहीं कोई कोई ब्लॉगर जाके छापेगा, कोई जाके कोई यूट्यूब पर कहीं कोई वीडियो बनाएगा इस बात की? कोई भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अंदर से इतनी जली हुई कौम है कि नहीं यार, वकार ज़का को अप्रिशिएट क्यों करें? अरे यार, गोरों में रहना चाहिए, बहन चो, सिलिकॉन वैली में जाके अपना कुछ करना चाहिए। ऐसा गुस्सा चढ़ा है यार, ऐसा गुस्सा चढ़ा है, कांट बिलीव दिस, सिंपली कांट बिलीव दिस। तकरीर शुरू करो यार जुरनपाल भैया, मूड खराब कर दिया इन सब ने तो। र र र र र ये देख यार, मैं वीडियो देखता हूँ मुझे गुस्सा आ रहा होता है कसम खुदा की। किस बात पे बोल रहा था, क्यों मैंने यहाँ टाइम लगाया, क्यों अदालत गया? अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो आपको सामने ये देख जरा सामने, वो देख 4,000 लोग देख रहे हैं, 2,000 ने लाइक किया हुआ, लाइक नहीं करते, लाइक लाइक। ये देखे भाई, भाई आप ये बताएं, इन पहाड़ी इलाकों में जाकर कितनी ख्वारी करनी पड़ी होगी। ये देखो, भूटान की ऐसी की तैसी, ये पूरा पानी जो है डाइवर्ट किया है, और डाइवर्ट करने के बाद आए हैं, लेकिन देखें कितनी मेहनत से इस पानी को यूज किया जा रहा है हाइड्रो पावर के लिए। मेरा नाम वकार ज़का है और मेरा ख्वाब पाकिस्तान को दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की फहरिस्त में लाना है, और इस ख्वाब की ताबीर के लिए मैंने शुरू की है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे, अरे भाई यहाँ खाने को रोटी नहीं है और तुम बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हो, अरे जाओ काम करो अपना भाई। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हैं और मुल्क की खिदमत का जज्बा है, सिर्फ अपनी गाड़ी बंगले मल्टीप्लाई करने के लिए आप इस मुल्क में नहीं आए, तो यकीन मानिए आप में हिम्मत आएगी इस सिस्टम से लड़ने की। और जब ये हिम्मत आ जाएगी तो आप हर जगह जाएंगे, चाहे आपके साथ कोई खड़ा हो ना हो, आप अदालत तक जाकर अपना काम करवाएंगे। चाहे आपके साथ कोई आए या ना आए, आप हर मिनिस्टर के पास जाएंगे और समझाएंगे उसे कि आइन के दायरे में रहते हुए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए जिससे पाकिस्तान में पैसा
supervision and regulation of Silicon Valley Bank. The review's findings underscore the need to address our rules and supervisory practices to make for a stronger and more resilient banking system, and I'm confident that we will do so. From the perspective of monetary policy, our focus remains squarely on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation अब आवाज आ रही है, चेक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 back down to our 2%. खामोशी से सुनो बस अब. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong market conditions that benefit all. ठीक है. Today, the FOMC raised its policy interest rate by a quarter percentage point. Since early last year, we've raised interest rates by a total of 5 percentage points in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Okay. We are also continuing to reduce our securities holdings. Looking ahead, we'll take a data-dependent approach in determining the extent to which additional policy firming may be appropriate. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. ठीक है. The U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of 0.9%. The pace of economic growth in the first quarter of this year continued to be modest at 1.1%, despite a pickup in consumer spending. Activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on fixed investment. भाई गौर से सुन के आप भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम भी उसी तरह सुन रहे हैं. Over the first 3 months of the year, job gains averaged 345,000 jobs per month. The unemployment rate remained very low in March at 3.5%. Even so, there are some signs that supply and demand in the labor market are coming back into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. But overall, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. Okay. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in March, total PCE prices rose 4.2%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point, bringing the target range to 5 to 5.25%. And we're continuing the process of significantly reducing our securities holdings. With today's action, we have raised interest rates by 5 percentage points in a little more than a year. We are seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, particularly housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. In addition, the economy is likely to face further headwinds from tighter credit conditions. Credit conditions had already been tightening over the past year or so in response to our policy actions and a softer economic outlook.
But the strains that emerged in the banking sector in early March appear to be resulting in even tighter credit conditions for households and businesses. In turn, these tighter credit conditions are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects remains uncertain. In light of these uncertain headwinds, along with monetary policy restraint we've put in place, our future policy actions will depend on how events unfold. In determining the extent to which additional policy firming may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We will make that determination meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. And we are prepared to do more if greater monetary policy restraint is warranted. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keep our longer-term inflation expectations well anchored. Okay. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. चलो अब है असल बात भाई ये सवालात है जिससे गड़बड़ होगी सारी Hi, Gina Smilik, New York Times. Thanks for taking our questions. I wonder if you could tell us whether we should read the statement today as a suggestion that the committee is prepared to pause interest rate increases in June. And I also wonder if the Fed staff has in any way revised their forecast for a mild recession from the March minutes. And if so, what a recession like what they're envisioning would look and feel like when. बहुत आला question. So, taking your question, of course, today our decision was to raise the federal funds rate by 25 basis points. A decision on a pause was not made today. You will have noticed that in the statement from March, we had a sentence that said the committee anticipates that some additional policy firming may be appropriate. That sentence is not in the statement anymore. We took that out, and instead we're saying that in determining the extent to which additional policy firming may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account certain factors. So that's a meaningful change that we're no longer saying that we anticipate. And so we'll be driven by incoming data, meeting by meeting, and we'll approach that question at the June meeting. So the staff's forecast is so. Let me start by saying that that's not my own most likely case, which is really that the economy will continue to grow at a modest rate this year. And I think that's so different people in the committee have different forecasts. That's my own assessment of the most likely path. Staff produces its own forecast, and it's independent of the forecasts of the participants, which include the governors and the Reserve Bank presidents, of course. And we think this is a healthy thing, that the staff is writing down what they really think. They're not especially influenced by what the governors think, and vice versa. The governors are not taking what the staff says and just writing that down. So it's actually good that the staff and individual participants can have different perspectives. So broadly, the forecast was for a mild recession, and by that I would characterize as one in which the rise in unemployment is smaller than has been typical in modern era recessions. I wouldn't want to characterize the staff's forecast for this meeting. We'll leave that to the minutes, but broadly similar to that. क्या सवाल है? Thank you, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. I'm wondering if you can talk about the account of possible effects of a debt limit standoff. You've said repeatedly that the ceiling must be raised, but do you see any economics effects of even getting close to a default? And what type of situation would that look like? So I wouldn't want to speculate specifically, but I will say that
these are fiscal policy matters for starters, and they're for Congress and the administration, for the elected parts of the government to deal with, and they're really consigned to them. From our standpoint, I would just say this: it's essential that the debt ceiling be raised in a timely way, so that the U.S. government can pay all of its bills when they're due. A failure to do that would be unprecedented. We'd be in uncharted territory, and the consequences to the U.S. economy would be highly uncertain and could be quite averse. So I'll just leave it there. We don't give advice to either side. We just would point out that it's very important that this be done. And the other point I'll make about that, though, is that no one should assume that the Fed can protect the economy from the potential, short and long-term effects of a failure to pay our bills on time. It would be so uncertain that it's just as important that we never get to a place where we're actually talking about or even having a situation where the U.S. government's not paying its bills. And just to follow up, was discussion around the uncertainty of a possible standoff, did that affect today's monetary policy decision at all? I wouldn't say that it did. It was, of course, it's something that came up. We talk a lot about risks to the outlook, and that come up. A number of people did raise that as a risk to the outlook. I wouldn't say that it was important in today's monetary policy decision yet. Chairman, thank you. Yeah, Steve Leisman, CNBC. Can you tell us what the Federal Reserve Board did in the wake of that February presentation where you were informed that Silicon Valley Bank and other banks were experiencing interest rate risks? And can you tell me what supervisory actions you've done in the wake of the recent bank failures to make sure that banks are currently appropriately managing interest rate risk? And kind of part three, but it's all the same question here. Do you still think this separation principle, that monetary policy and supervision can be handled with different tools? Thank you. Sure. So the February 14th presentation, I didn't remember it very well, but now, of course, I've gone back and looked at it very carefully. I did remember it. And what it was a general presentation. It was an informational briefing of the whole board, the entire board. I think all members were there. And it was about interest rate risk in the banks and lots of data. And there was one page on Silicon Valley Bank which talked about the amount of losses mark-to-market losses they had in their portfolio. There was nothing in it about that I recall anyway about the risk of a bank run. So it was, I think the takeaway was they were going away to do an assessment, a horizontal assessment of banks. It wasn't it wasn't presented as an urgent or alarming situation. It was presented as an informational, non-decisional kind of a thing, and I thought it was a good presentation, and as I said, did remember it. In terms of what we're doing, of course, I think banks themselves are many banks are now are attending to liquidity and taking opportunity now, really since the events of early March, to build liquidity. You asked about the separation principle. Like so many things, it's very useful. But ultimately, it has its limits. I mean, I think in this particular case, we have found that the monetary policy tools and the financial stability tools are not in conflict. They're working well together. We've used our financial stability tools to support banks through our lending facilities, and at the same time, we've been able to use our monetary policy tools to foster maximum employment and price stability. Mr. Chairman, I'm sorry. I don't mean to be argumentative, but the staff report said SVB has significant interest rate risk. It said interest rate risk measurements failed at SVB, and it said banks with large unrealized losses face significant.
Hi, Chair Powell. I wanted to ask you, obviously, with the recent bank turmoil, we've seen multiple banks buy other banks, and I was just curious whether you think that further consolidation in the banking sector would increase or decrease financial stability, and whether you have any concerns about the biggest bank in the U.S. Getting even larger. So, we certainly don't, and I don't have an agenda to further consolidate banks. Consolidation has been a factor in the U.S. banking industry really since interstate banking, and before that even. It goes back more than 30 years. When I was in the government a while back, I think there were 14,000 banks. Now there are 4,000 and change. So that's going on. I personally have long felt that having small, medium, and large-sized banks is a great part of our banking system. The community banks serve particular customers very well. Regional banks serve very important purposes, and the various kinds of GSIBs do as well. So I think it's healthy to have a range of different kinds of banks doing different things. I think that's a positive thing. Is it a financial? So I would just say, in terms of J.P. Morgan buying First Republic, the FDIC really runs the process of closing and selling a closed bank completely. That is their role, so I really don't have a comment on that process. As you know, there's an exception to the deposit cap for a failing bank. So it was legitimate, and I think the FDIC, I believe, is bound by law to take the bid that is the least cost bid. So I would assume that's what they did. So do you have any concerns about the fact that they're getting larger in general? JP Morgan I think it's probably good policy that we don't want the largest banks doing big acquisitions. That is the policy, and but this is an exception for a failing bank, and I think it's actually a good outcome for the banking system. It also would have been a good outcome for the banking system had one of the regional banks bought this company, and that could have been the outcome. But ultimately, we have to follow the law in our agencies, and the law is it goes to the least cost bid. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. At the March meeting, you mentioned that a tightening of credit conditions from the recent bank stress could be equal to one or more rate increases. So given developments since then, how has your estimate changed? Yeah, I think I followed that up by saying it's quite impossible to have a precise estimate of the words to that effect. But in principle, that's the idea. When we've been raising interest rates, and that raises the price of credit, and that, in a sense, restricts credit in the economy, working through the price mechanism. And when banks raise their credit standards, that can also make credit tighter in a kind of broadly similar way. It isn't possible to make a kind of clean translation between one and the other, although firms are trying that, and we're trying it. But ultimately, we have to be honest and humble about our ability to make a precise assessment. So it does complicate the task of achieving, a sufficiently restrictive stance. But I think conceptually, though, we think that interest rates, in principle, we won't have to raise rates quite as high as we would have had this not happened. The extent of that is so hard to predict because we don't know how persistent these effects will be. We don't know how large they'll be and how long they'll take to be transmitted. But that's what we'll be watching carefully to find out. Just to quickly follow up, what does it suggest about the scope for the committee to pause rate increases perhaps as early as next month, even if the data remains strong then, if it's having some kind of substitute effect? This is just something that we have to factor in as we want to find ourselves. So I guess I would say it this way. The assessment of the extent to which additional policy firming may be appropriate is going to be an ongoing one, meeting by meeting, and we're going to be looking at the factors that I mentioned that are listed in the statement, the obvious factors. That's the way we're going to be thinking about it. That's really all we can do. As I say, it does complicate. We have ये जो आपको दिखाने का ये मकसद है ना लाइव, पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है। मैं चाहता हूँ आप समझें, आप भी इसको देखें और ये ट्रेंड में लाएं कि न्यूज़ जो देख रही है, ये न्यूज़ देखा करें। सुन रहे हैं अभी भाईजान क्या कर रहा है। a lot of data on that, and we'll factor that into our decision making.
Howard Schneider with Reuters. Thank you. So noting that the statement dropped the reference to sufficiently restrictive, I was wondering, given your baseline outlook, whether you feel this current rate of 5 to 5.25% is in fact sufficiently restrictive. So that's going to be an ongoing assessment. We're going to need data to accumulate on that. Not an assessment that we've made. That would mean we think we've reached that point, and I just think it's not possible to say that with confidence now. But nonetheless, you will know that the summary of economic projections from the March meeting showed that at that point in time that the median participant thought that this was the appropriate level of the ultimate high level of rates. We don't know that. We'll revisit that at the June meeting, and that's we're just going to have to, before we really declare that, I think we're going to have to see data accumulating and make that, as I mentioned, it's an ongoing assessment. I'm going to follow up on credit. Could you give us a sense of what the SLUS survey indicated? It was already, I think 45% of banks were tightening credit as of the last survey. What did this one show, and how did that weigh into your deliberations? So we're going to release the results of the SLUS on May 8th, in line with our usual time frame. And I would just say that the SLUS is broadly consistent when you see it with how we and others have been thinking about the situation and what we're seeing from other sources. You will have seen the Beige Book and listened to the various earnings calls that indicate that mid-sized banks some of them have been tightening their lending standards. Banking data will show that lending has continued to grow, but the pace has been slowing really since the second half of last year. Go to Nick. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, the argument around the end of last year and the beginning of this year to slow down the pace of increases was to give yourself time to study the effects of those moves. After the bank failures in March, as you've discussed, the Fed staff projected a recession starting later this year. So my question is why it was necessary to raise interest rates today, or put differently, if the whole point of slowing down the pace was to see the effects of your moves, and now you've, for the last two meetings, been seeing the effects of those moves, why did the committee feel it was necessary to keep moving? Well, the reason is that we, again, with our policy stance that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. And that's what we're trying to do with our tool. I think slowing down was the right move. I think it's enabled us to see more data, and it will continue to do so. So we really we have to balance. We always have to balance the risk of not doing enough and not getting inflation under control against the risk of maybe slowing down economic activity too much. And we thought that this rate hike, along with the meaningful change in our policy statement, was the right way to balance that. And just to follow up, what you said in response to Howard's question, you'll need data to accumulate to determine if this is a sufficiently restrictive stance. Does that data need to accumulate, or could it accumulate over a longer period than a 6-week intermeeting cycle? As I mentioned, I would just say that this assessment will be an ongoing one. You can't, with economic data, you can't. You've seen take inflation for it. Look back. We've seen inflation come down, move back up 2 or 3 times since March of 2021. We've seen inflation have a few months of coming down and then come right back up. So I think you're going to want to see that that a few months of data will उल्टे पुल्टे कमेंट नहीं करो, जो बात इसके समझ आ रही है वो लिखो, अपने अंदर क्रिएटिविटी ये लाओ कि भाई जो बात चल रही है वो लिखो, तफरीयां चल रही हैं, करते रहो तफरी, कोई बात नहीं. I think real rates are probably, you can calculate them many different ways, but one way is to look at the nominal rate and then subtract a reasonable estimate of let's say 1-year inflation, which might be 3%. So you've got 2% real rates. That's meaningfully above what most people many people anyway, would assess as the neutral rate. So policy is tight, and you see that in
interest sensitive activities, and you also begin to see it more and more in other activities. And if you put the credit tightening on top of that and the QT that's ongoing, I think you feel like we may not be far off, or possibly even at that level. Thank you very much, Chair Powell. Edward Lawrence with Fox Business. So if the Federal Reserve gets down to the 3% inflation, as the projections show at the end of this year, or close to it, would it be okay for you for a prolonged period of 3% inflation and hoping for some outside event to move down to 2% target? I think we're always going to have 2% as our target. We're always going to be focusing on getting there. Would be okay with a prolonged 3%? Let me just say that's not what we're looking for. We're looking for inflation going down to 2% over time. I mean, that's not a question that's in front of us, and it would depend on so many other things. But ultimately, we're not looking to get to 3% and then drop our tools. We have a goal of getting to 2%. We think it's going to take some time. We don't think it'll be a smooth process, and I think we're going to need to stay at this for a while. How does the other side of the mandate, the jobs side, once you get to 3%, going from 3 to 2, how does the other side of the mandate balance? I think they will both matter equally at that point. Right now, you have a labor market that's still extraordinarily tight. You've still got 1.6 job openings, even with the lower job openings number, for every unemployed person. We do see some evidence of softening in labor market conditions, but overall, you're near a 50-year low in unemployment. Wages, you all will have seen the wage number from late last week, and it's whenever it was, and it's a couple percentage points above what would be consistent with 2% inflation over time. So we do see some softening. We see new labor supply coming in. These are very positive developments, but the labor market is very, very strong. Whereas inflation is running high, well above our goal, and right now we need to be focusing on bringing inflation down. Fortunately, we've been able to do that so far without unemployment going up. Hi, Chair Powell. Matthew Bosa with Bloomberg News. So many analysts noted at the time of the March FOMC meeting that at least half of Fed officials' projections did imply or seem to imply that a recession was in their baseline forecast as well, given the strong first quarter GDP tracking estimates. And so I'm just wondering if you could kind of elaborate on, why you're optimistic that a recession can be avoided, given that that's the Fed staff's forecast, possibly also the broader committee's forecast as well, and also, of course, most private sector forecasters. Yeah, I don't think, I know what's printed in the Summary of Economic Projections and all that. I don't think you can deduce exactly what you said about what participants think, because you don't know what they were thinking for first quarter GDP at that point. They could have been thinking about a fairly low number. Anyway, in any case, I'll just say I continue to think that it's possible that this time is really different. And the reason is there's just so much excess demand, really, in the labor market. It's interesting, as we've read. यही सबर आपको अपने अंदर पैदा करना है कि ये जो बोल रहे सुने, वो जो रहा, अबे यार ट्रेड करा, अबे यही नाकामी है, ये नाकामी है। आप सारी उम्र ये पूछते रहेंगे कॉइन वाइन, अबे भाई सुन वो क्या बोल रहे हैं, हम पागल इधर बैठे हुए। Are cooling gradually, but it really is different. It wasn't supposed to be possible for job openings to decline by as much as they've declined without unemployment going up. Well, that's what we've seen. So there are no promises in this, but it just seems to me that it's possible that we can continue to have a cooling in the labor market without having the big increases in unemployment that have gone with many, prior episodes. Now, that would be against history. I fully appreciate that. That would be against the pattern. But I do think that the situation in the labor market with so much excess demand, yet wages have been moving down. Wage increases have been moving down, and that's a good sign, down to more sustainable levels. So I think it's still possible. I think the case of avoiding a recession is, in my view, more likely than that of having a recession.
but it's not that the case of having a recession is. I don't rule that out either. It's possible that we will have what I hope would be a mild recession. The committee also noted in March that wage growth was still well above levels that would be consistent with 2% inflation. Do you see that as well? And could you kind of explain, how you come to that judgment? Sure. So we look at a range of wage measures, and then that's a nominal. And then so you assume wages should be equal to productivity increases plus inflation. And so you can look at the Employment Compensation Index, average hourly earnings, the Atlanta Wage Tracker, compensation per hour, basically those four, and many others, and you can look at what they would have to run at over a long period of time for that to be consistent with 2% inflation. They can deviate. Corporate margins can go up and down, and there is a feature of long expansions where they do go down, where labor gets a bigger share toward later in a recession. Later in an expansion. So yeah, and we calculate those, and you have to take the precision. जो भी परेशान हो रहे हैं ना कि यार ये क्या बात चल रही है, ये याद रखें जिम के अंदर हजारों लोग आते हैं और थोड़ी देर में बोर होकर चले जाते हैं. जिम से कुछ ही लोग होते हैं जिनकी बॉडी बनती है, जो इसको सही तरह सुन नहीं रहा ना और मजाक मस्ती कर रहा है, वो नहीं पैसे बना सकता. What it would take to be consistent with inflation over a longer period of time. By the way, I do not think that wages are the principal driver of inflation. You're asking me a very specific question. I think there are many things. I think wages and prices tend to move together, and it's very hard to say what's causing what. But I've never said that that wages are really the principal driver, because I don't think that's really right. Great. Chris Rugaber at Associated Press. Well, you mentioned profit margins. Those have did expand sharply during this inflationary period. And while there are some signs that they are starting to decline, many economists note they haven't fallen as much as might be expected, given that we're seeing at least some pullback among consumer spending. So speaking of causes of inflation, do you see expanded profit margins as a driver of higher prices? And if so, would you expect them to narrow soon and contribute to reduced inflation in the coming months? So higher profits and higher margins are what happens when you have an imbalance between supply and demand. Too much demand, not enough supply. And we've been in a situation in many parts of the economy where supply has been fixed or not flexible enough. And so, the way the market clears is through higher prices. So I think as goods pipelines have gotten, back to normal, so that we don't have the long waits and the shortages and that kind of thing, I think you will see inflation come down, and you'll see corporate margins coming down as a result of a return of full competition, where there's enough supply to meet demand, and then you're really back to full competition. That would be the dynamic I would expect. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. Can you tell us something about what your policy reaction function is, your policy framework is going forward when you look at the economy at the next meeting? Are you अभी कोई ट्रेड बनती हुई नजर नहीं आ रही. finishing backward looking? Are you going to be forecasting what you think is going to happen? Are you ruling out? क्योंकि सारी बातें बीच में हो रही हैं. कोई एक बात नहीं हो रही कि बहुत ज्यादा सख्ती आने वाली है, नरमी अभी क्लियर नहीं हो रही. Priced in rate cuts by the end of the year. Do you rule that out? Okay, I got it. So what are we looking at? I mean, we look at a combination of data and forecasts. Of course, the whole idea is to create a good forecast based on what you see in the data. So we're always looking at both, and it'll be the obvious things. It'll be readings on inflation. It'll be readings on wages, on economic growth, on the labor market, and all of those many things. I think a particular focus for us going now over the past 6-7 weeks now, and going forward, is going to be what's happening with credit tightening. Are small and medium-sized banks tightening credit standards, and is that having an effect on loans, on lending? And so we can begin to assess.
tightening, not just in the normal way, but perhaps a little bit more due to what's happened. And we have to factor all of that in and make our assessment. Have a view that inflation is going to come down, not so quickly, but it'll take some time. And in that world, if that forecast is broadly right, it would not be appropriate and to cut rates, and we won't cut rates. If you have a different forecast, and markets have been from time to time pricing in quite rapid reductions in inflation, we'd factor that in, but that's not our forecast. And of course, the history of the last 2 years has been very much that inflation moves down. Particularly now, if you look at non-housing services, it really hasn't moved much, and it's quite stable. And so we think we'll have to demand will have to weaken a little bit, and labor market conditions may have to soften a bit more to begin to see progress there. And again, in that world, it wouldn't be appropriate for us to cut rates. लीना पे नजर डोमिनेंस बीटीसी की डिक्रीज हो रही है और पैसा जा रहा है ऑल्ट कॉइन की तरफ। नजरें लीना पे, लीना ने चढ़ना है। लीना जो है वो कमाल दिखाने वाला है। थोड़ी सी और सुन लें। Had been gradually, as they do in every tightening cycle, they've been gradually moving their deposits into higher yielding places such as CDs and other things, including money market funds. So that's a gradual process that is quite natural and happens during a tightening cycle. What was unusual really was the institutional investors moving their uninsured deposits and spreading it around, things like that. But it doesn't seem to have had any effect overall on over the overnight repo facility. That is really there to help us keep rates where they're supposed to be, and it's serving that purpose very well. No trade. कोई बात बोलते ऐसी। Sarah Ewald Weiss, CBS News. I want to go back to the debt ceiling for a moment. I know you talked about that in terms of fiscal policy, but can you just speak towards what the impact of a default would mean for Americans across the country, the markets, and borrowing? Yeah, I would just say it's. I don't really think we shouldn't even be talking about a world in which the U.S. doesn't pay its bills. It just shouldn't be a thing. And again, I would just say we don't. No one should assume that the Fed can really protect the economy and the financial system and our reputation globally from the damage that such an event might inflict. Thanks, Mr. Chairman. Scott Horsley from NPR. In his report last week, Vice Chair Barr identified a couple of the factors that he thought contributed to the regulatory or the supervisory lapses at Silicon Valley Bank. A policy change in 2019 to exempt all but the biggest banks from strict scrutiny, and also what he called a sort of cultural shift towards less aggressive oversight. You were here in 2019. Do you share that view, and what would it take to get the stronger oversight that you and he said in your release would be necessary? So I didn't take part in creating the report or doing the work, but I have read it, of course, and I find it persuasive. I mean, I would say it this way: a large bank, not a very large bank, a large bank failed
quite suddenly and unexpectedly in a way that threatened to spread contagion into the financial system. I think the only thing that I'm really focused. दो कॉइनों में नजर, लीना को 12-20 पे देखेंगे, इसको लॉन्ग कर सकते हैं कि नहीं. लीना 12-20 के बाद देखेंगे कि इसको, और सीआरबी को. कोई ऐसी बात नहीं आ रही जो होता है ना झटके क्रिएट करे, वो नहीं हो रही. सीआरबी जैसे इन्फ्लेशन के टाइम होती है, या होता है ना कि तो हमेशा करते हैं. आज बड़ी बड़ी नॉर्मल हल्की हल्की बातें कर रहे हैं, वरना ये कहता है माँ बहने कर देंगे, हम सब गिरा देंगे, हम बर्बाद कर देंगे. क्यों? क्योंकि बैंक बहुत सारे कोलैप्स हो रहे हैं, तो इस वजह से फेडरल रिजर्व थोड़ा सा बैकफुट पर है. इतना एग्रेसिवली बात नहीं कर रहा, वरना ये मार्केटें माँ बहने कर देते हैं एक एक बात करके. देखते हैं कुछ और अभी. Among regional banks? And secondly, do you still have a bias to tighten rates? Is that what the statement is saying? So, I guess I would say it this way. There were three large banks, really, from the very beginning, that were at the heart of the stress that we saw in early March, the severe period of stress. Those have now all been resolved, and all the depositors have been protected. I think that the resolution and sale of First Republic kind of draws a line under that period is an important step toward drawing a line under that period of severe stress. Okay? I also think we are very focused on what's happening with credit availability, particularly with what you saw in the beige book, and you will see in the sluice, is small and medium-sized banks who are feeling that they need to tighten credit standards, build liquidity. What's going to be the macroeconomic effect of that? More broadly, we will continue to very carefully monitor what's going on in the banking system, and we'll factor that assessment into our decisions in an important way going forward. Thank you, Fed Chairman. Greg Robb from MarketWatch. I just wondered if you've done any reflection on your own actions during this crisis and leading up to it over the since you've been Fed Chairman. I think I've heard you say a couple of times that you deferred to the Vice Chair for supervision. Do you think that was the right way to go about this? And comments on that. Thank you. Sure. So let me say, first of all, I've been chair of the board for 5+ years now, and I fully recognize that we made mistakes. I think we've learned some new things as well, and we need to do better. And as I mentioned, I thought the report was unflinching and appropriately so. I welcome it, and I agree with to do what I can to foster measures that will address the problem. 5 minutes और. The place to start is the statutory role, which is quite unusual. The Vice Chair, it says, shall develop policy recommendations for the board regarding supervision and regulation of depository institution companies, and shall oversee the supervision and regulation of such firms. So this is Congress establishing a 4-year term for someone else on the board, not the chair, as vice chair for supervision, who really gets to set the agenda for supervision and regulation for the Board of Governors. Congress wanted that person to have political accountability for developing that agenda. So the way it works, the way it has worked in practice for me is I've had a good working relationship. I give my counsel, my input privately, and I offer that, and I have good conversations, and I try to contribute constructively. I respect the authority that Congress has deferred on that person, including working with Vice Chair Barr and his predecessor. And I think that's the way it's supposed to work, and that's appropriate. I believe that's what the law requires, and but it isn't. I wouldn't say it's a matter of complete deference. It's more, I have a role in presenting my views and discussing
having an intelligent discussion about what's going on and why, and that's my input. But ultimately, that person does get to set the agenda and gets to take things to the Board of Governors, and really in supervision has sole authority over supervision. कुछ बोल दे ऐसा भाई जो हम ट्रेड कर लें. Regrets, or was there anything that, decisions that maybe you regret now in light of what's happened? I've had a few. Sure. I mean, who doesn't look back and think that you could have done things differently? But honestly, you don't get to do that. Again, my focus is on control the controllable. As one of my great mentors used to always say, control the controllable. What we control now is make a fair assessment, learn the right lessons, figure out what the fixes are, and implement them. And I think that Vice Chair Barr's report is an excellent first step in that, but we've got to follow through. Hi there, Megan Casella with Barron's. Did the possibility of pausing at this meeting come up at all, and how seriously was that considered? I'm curious if you can give us any color as to whether there were any initial concerns. So support for the 25 basis point rate increase is very strong across the board. I would say there are a number of people in real time, but people did talk about pausing, but जाएगा लीना. हाय, लीना में 6% प्रॉफिट हो रहा है. वे CRV खोला है, लीना कहाँ से खुल गया? CRV है, और CRV में 10%, 15% मेरा भाई, टापा टाप मेरा भाई. गया डबल है. 16% प्रॉफिट मेरे भाई. यार वो उस तरह का मजा तो नहीं आ रहा BTC में, लेकिन बस होता है ना कुछ बोले. ये बड़ी जबरदस्ती की ट्रेड्स हैं, ठक ठक देखो. लेकिन 16% प्रॉफिट हमने 1 मिनट में बनाया है. 14% यहाँ. इथेरियम और BTC की तो ट्रेड ही बेकार थी. मैंने तो उसी वो कह रहा था बंद कर दो. तुम लोगों ने अगर खोली है बंद कर दो. मैं तो चलाऊंगा, आप लोग बंद कर दो. BTC CRV की ट्रेड अब जाएंगी. क्लोज कर दो. अगर आपने 7 खोली हैं, अव्वल तो नहीं खोलनी चाहिए. क्लोज कर दो. 13% प्रॉफिट हो रहा है अभी. कोई हल्का प्रॉफिट नहीं है ये. बंद कर दो ना. मैं तो तुम लोगों की वजह से बंद नहीं करता कि आप लोग कहते हैं वैसे बंद कर दी. आपके सामने खोलिए 1 मिनट में 32% प्रॉफिट मेरे भाई. ये देख रहे हैं आप. ये सिर्फ $96 लगा के हम इतने बना रहे हैं. क्लोज कर दो ना सर. ये तो अभी भूख लग रही है जरा. 41% प्रॉफिट कितनी देर में. ट्रांसमिशन को इतना शेयर करो, प्यार से शेयर करो और दिखाओ दुनिया को कि यार ये हमारा पाकिस्तानी बॉय क्या करता है. सर ये 36% प्रॉफिट. हमने ट्रेड कितनी देर पहले खोली है? 1 मिनट पहले. 1 मिनट भी नहीं हुआ, 2 मिनट, 1 मिनट हुआ. 1 मिनट पहले खोली है. मैं तो चलाऊंगा इसको, आप लोग बंद कर देना. ये वापस नीचे आ जाएगा, बंद कर देना. लीना भी सही है, बस और कोई बात बोली नहीं इसने ऐसी मजेदार जिसपे होता है ना छक्का लगे लंबा वाला. देखो मैंने अभी कहा था बंद कर देना. अगर अभी भी बंद नहीं किया तो बस आपसे बड़ा फिर कोई आया है. और देखते हैं ट्रेड्स. जरा ट्रांसमिशन को तेजी से शेयर करना है, लाइक करना है और शेयरिंग बढ़ानी है. 4000 से ऊपर हमें इसको लेके जाना है. या ट्रेड्स देखे, मैं आपको एक बात बताऊं. वेट कर रहे थे ना. अब वो जो बॉलर है जेरोन पॉल भैया. अब वो बॉल ही यॉर्कर मारे जा रहा है. कुछ मतलब यॉर्कर भी नहीं, बॉलिंग ही नहीं करा रहा. बल्कि इसको एग्जैक्टली 2 घंटे देखो भाई. अब ये कैसे मैच चल रहा था मैं आपको दिखाता हूँ. ये क्रिकेट मैच होता है ना, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ. क्रिकेट मैच में क्या होता है, बाबर आजम अगर बैटिंग कर रहा है तो समझे वकार जो है वो वकार बाबर आजम है. तो बाबर आजम आउट भी होता है, कभी टुक टुक भी कर रहा होता है, फॉर्म में नहीं होता. लेकिन जहां मौका मिला वहां टप करके फॉर्म में. CRV और लीना पे कैसा छक्का पड़ा, टप टप. बिटकॉइन में उस तरह का पंप नहीं आया जैसे का आना चाहिए था.
मज़ा नहीं आया क्योंकि उसने कोई बात ही नहीं बोली ऐसी। बिटकॉइन और वो ट्रेड 2 घंटे बाद ठीक हो जाने चाहिए। सीआरबी में मैं ये खुला रखूंगा ट्रेड सीआरबी का, क्योंकि अभी पंप तो आने हैं, लेकिन ये वाले जो है चलते रहेंगे। मैं लाइव आऊंगा 2 घंटे बाद, क्योंकि इसमें तो कुछ हुआ नहीं। 2 घंटे बाद यहीं लाइव आऊंगा। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से फिर करेंगे। मुझे लग रहा था कोई बात ऐसी बोलेगा जिससे वोलेटिलिटी होगी, वोलेटिलिटी हुई नहीं। एंड में सीआरबी और लीना का ट्रेड बस सही हुआ, बीटीसी का बेकार ट्रेड, इथीरियम का बस सही ट्रेड, सही था बस। अभी वापस आते हैं तकरीबन 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद।